नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज विश्व मजदूर दिवस है और इस पर आज हम विशेष खबरें भी आपके लिए लेकर आए हैं। और जबकि पूरे विश्व में कोरोना की महामारी देखने को मिल रही है, ऐसे में सबसे ज़्यादा यदि बुरी स्थिति है पूरे विश्व में तो मजदूरों की ही है। धूमिल की एक कविता याद आती है मुझे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वाकई मजदूरों की स्थिति पर इस महामारी के समय किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। मजदूरों का क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। लॉकडाउन के पहले भी नहीं और लॉकडाउन के बाद भी नहीं। तमाम दावे किए गए, तमाम वायदे किए गए, तमाम तरह की तस्वीरें दिखाई गईं, तमाम तरह के आश्वासन दिए गए, लेकिन मजदूर आज भी सड़कों पर हैं, भूखे हैं। और आज जब इस वक्त मैं आपको देश की बात की खबरें दिखा रही हूँ, चूंकि विश्व मजदूर दिवस है इसलिए इस पर जिक्र करना चाहूँगी कि एक तस्वीर कुछ ही दिनों पहले झारखंड से हमारे पास आई थी, जो एक मजदूर माँ की थी। उसने अपने भूखे बच्चे का पेट भरने के लिए घास की रोटी बनाई। महाराणा प्रताप की कहानी आपने सुनी होगी, जिन्होंने घास की रोटी खाई थी अपने बच्चों के साथ। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। और तमाम दावों के बीच और एक सशक्त प्रजातंत्र के बीच आज भी मजदूर भूखे रोने को मजबूर हैं। और आज के दिन जब मजदूर दिवस मना रहा है पूरा विश्व और महामारी से भी निपटने की कोशिश कर रहा है, केन्या में एक माँ ने अपने बच्चों को पत्थर उबाल उबाल कर रात भर ये आश्वासन दिया कि वो खाना बना रही है और जल्द ही खाने को उन लोगों को कुछ देगी। बच्चे भूख के मारे रोते हुए सो गए। 2 दिन तक माँ केवल पत्थर उबाल कर उन्हें आश्वासन देती रही। तो ये मजदूरों की स्थिति है। और ये महामारी में ही नहीं बल्कि ऐसे भी तमाम आपके आसपास जो मजदूर जो आपके घरों की रौनक को बढ़ाने में आते हैं, जो दिवाली में आपके घरों को रंग और रोगन से सजा देते हैं, और इसके अलावा जो तमाम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप देखते हैं जो मजदूरों द्वारा बनाई गई हैं, वही मजदूर आज शहरों में अपने आप को अवांछित सा पा रहा है, प्रवासी पा रहा है और इसलिए घर लौटने की जिद कर रहा है। आज उसकी जिद पर भी तमाम तरह की तस्वीरें आती रहीं। हम आज उन सभी तस्वीरों को एक बार फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि महज विश्व मजदूर दिवस मनाने से क्या वाकई मजदूरों के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो जाता है। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक की है। ये खबर भी आज होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में लॉकडाउन के बाद की स्थिति कैसे हो, दूसरे चरण के अंदर क्या कुछ हुआ, इसकी समीक्षा की गई। कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार अपनी रणनीति में भी लगातार बदलाव कर रही है। अब क्या नया बदलाव आया है ये आपके सामने होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से पूरी खबर आपको हम दिखाएंगे और किन जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उधर देश में अभी भी जो जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे हुए हैं और इसके बाद अब क्या स्थिति बन रही है और उनके अंदर भी किस तरह का भेद किया जाएगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया फॉर्मूला सबके सामने रखा है, ये आपके सामने आज हम रखेंगे। उधर इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी बता दें कि देश के 8 प्रमुख उद्योगों यानी कोर सेक्टर का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की वजह से। तो एक और जहां अभी लॉकडाउन बढ़ाने और इसमें सशर्त छूट देने पर बहस हो रही है, वहीं अर्थव्यवस्था की यदि आप बात कर लें तो हम सभी देख रहे हैं कि इसका प्रभाव साफ तौर पर नकारात्मक दिख रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पे। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच अब सरकार का जो पूरा फोकस है वो आर्थिक गतिविधि में तेजी लाने पर है। लेकिन ये इस तेजी की रीढ़ कहे जाने वाले मजदूर, कामगार और वो लोग जो कर्मचारी होते हैं, उनके बारे में भी सरकार को अब सोचना पड़ेगा। हम आपको दिखाएंगे कि सरकार इसके लिए वाकई कितना गंभीर है। उधर कोरोना के कारण विश्व बिरादरी में
चीन कैसे अपना भरोसा खोता जा रहा है, ये भी आपके लिए होगा। और इस चीन से जो नाउमीदी हो रही है पूरे विश्व को, ऐसे में भारत कैसे एक उम्मीद के तौर पर उभर रहा है, और क्या वाकई वो उभर भी पा रहा है या नहीं, और इस मौके का फ़ायदा वाकई भारत उठा पाएगा कि नहीं, इसको आज हम मापने की, तौलने की कोशिश करेंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको ये भी दिखाएंगे कि अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों मजदूरों को जो घर लाने का काम शुरू हुआ है, उस काम में कहां कहां सुधार की ज़रूरत है, वाकई वो कितना प्रायोगिक हो पाएगा। जो मजदूर बड़ी उम्मीद से घर वापस आ रहे हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, उनके लिए क्या नियम हैं, और कहां से ये शुरुआत हुई है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। इन तमाम खबरों के अलावा आज के इतिहास की बात करेंगे, और पूरे विश्व में कोरोना को लेकर जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र है, और भारत को भी उस संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या हम अपने देश में कोरोना के इस महामारी पर वाकई बहुत हद तक लगाम लगाने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं। रूस से एक बड़ी खबर आई है, रूस के प्रधानमंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रूस में वाकई कितने वास्तविक कितने आंकड़े हैं ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोग वहां पर कोरोना से पीड़ित हैं। हम एक सही रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि अमेरिका जिस तरह से परेशान है, क्या वाकई रूस भी वैसे ही परेशान है कोरोना से। ये इन तमाम खबरों के अलावा आज हम ये भी आपको दिखाएंगे कश्मीर पर भारत को कैसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है, और इसको किस तरह से लिया जाए, जीत कहाँ से आई है, ये भी आपके सामने होगा। और इसके अलावा इन तमाम खबरों के बीच मज़दूरों के योगदान को याद करते हुए एक ऐसे सितारे को भी याद करेंगे जो हमारे लिए बहुत अहम रहा है, और फिल्मों में भी मज़दूर किस तरह से दिखाए गए हैं, ये भी आपके सामने होगा। तो चलिए शुरू करते हैं देश के बाद के इस सफ़र को। 1 घंटे के अंदर तमाम स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, देश के अंदर, देश के बाहर, विदेश में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और देश के लिए कौन सी बात बेहद अहम है, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सफ़र को। मेरे साथ बने रहिए आप। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी के मरीजों का आंकड़ा यदि हम देश की बात करें तो अब 35,000 के ऊपर जा चुका है। देश में कुल मरीजों की संख्या 35,043 हो गई है इस वक्त जबकि मैं आपके सामने ये खबर रख रही हूँ तब तक, जिसमें 8,889 लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात की यदि हम बात करें तो यहाँ बीमारों की तादाद अभी भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में करीब 76 नए मामले सामने आ गए और 3 लोगों की मौत की खबर भी है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 1,993 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, और ये सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है अभी तक। देश में अभी कोरोना के 25,700 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में यदि हम बात करें ठीक होने वाले लोगों की तो 554 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, और यही एक बात संतोष की है। अब ये रिकवरी रेट 25.37% हो चुका है। कोविड-19 के 1993 कंफर्म केसेस आए हैं, जिससे कि हमारी टोटल कंफर्म केसेस की संख्या अब 35,043 केसेस हो चुकी है। इनमें से 25,007 केसेस प्रेजेंटली एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। उधर कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। साथ ही 3 मई के बाद सरकार की रणनीति और 4 मई से क्या क्या छूट दी जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। माना ये जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी कर देगा, जिसमें किस जोन में कितनी छूट दी जाएगी और क्या
छूट के अंतर्गत आएगा, इसका ब्यौरा होगा। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 पार कर गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है। केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। कोरोना से निपटने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। लॉकडाउन को खोलने के लिए पूरे देश को पहले 3 जोन में बांटा जा चुका है, लेकिन अब जोन के पैमाने बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 मई के बाद अब कौन से जिले रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन जोन में हैं, इसकी लिस्ट नए पैमाने के आधार पर जारी की है। और इसका ये अर्थ होता है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खत्म नहीं होगा, बल्कि देश में लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ कुछ जगह पे छूट मिल सकती है। उधर लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बीच कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार अपनी रणनीति में भी लगातार बदलाव कर रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोन को लेकर नए पैमाने बनाए हैं। देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे हुए हैं, लेकिन अब की बार इसके मानक को पूरी तरह से बदल दिया गया है और इसे समझना होगा कि किस तरह से ये बदला गया है। और इसको यूं लेना चाहिए कि 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन सरकार खत्म नहीं कर रही है, बल्कि लॉकडाउन को एक तरह से ये कह सकते हैं आप कि कुछ छूट के साथ अब लॉकडाउन दिया जाएगा। तीन मई के बाद जिलों को अलग अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है। देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बटे हुए हैं, लेकिन अब की बार इसके पैमाने को बदला गया है। अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इन क्षेत्रों में सख्त निगरानी की हिदायत दी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 19 और 14 रेड जोन हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 12 जिले रेड जोन हैं। इसी तरह मुंबई के पास के इलाके भी रेड जोन में रखे गए हैं। नए नियमों के अनुसार अगर किसी जिले में 21 दिन तक कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है तो वो ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा। पहले ये समय 28 दिन का था। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। हरियाणा का गुरुग्राम ऑरेंज और फैजाबाद रेड जोन में है। उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर रेड जोन में है और गाजियाबाद, हापुड़, शामली ऑरेंज जोन में है। देश में 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों के लिए गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने राहत देने का फैसला ले लिया है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को अब स्पेशल ट्रेनों से घर भेजा जाएगा। इसके बाद रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि रेलवे की ओर से 1 मई को यानी कि आज मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इनके जरिए फंसे लोगों और मजदूरों को घर भेजा जाएगा। इस ऐलान के साथ ही लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया। इसी कड़ी में तेलंगाना में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो 1000 से भी ज्यादा प्रवासियों को लेकर झारखंड रवाना हुई है। कई राज्यों ने प्रवासियों के घर वापसी के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की थी। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से पहली बार रेलवे ने किसी ट्रेन का संचालन किया। 24 डिब्बों वाली ये स्पेशल पैसेंजर ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूरों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए रवाना की गई। हर कोच में 56 मजदूरों को बैठने की इजाजत दी गई।
आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे अपने यहाँ के प्रवासियों को निकालने की हरी झंडी दी थी। पंजाब, बिहार जैसे कई राज्यों ने केंद्र से प्रवासियों को लाने ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मांग की है। स्पेशल ट्रेन पर रेल मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार की अपील पर केंद्र से इजाजत मिलने के बाद चलाया गया है, जिसमें सभी तरह के नियम का पालन किया गया है। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज कोरोना के बीच पूरी दुनिया मजदूर दिवस भी मना रही है। भारत में भी आज मजदूरों की लगन और मेहनत को सलाम किया जा रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियों ने देश भर के मजदूरों को बेचैन कर दिया है। घर से दूर शहरों में रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे मजदूर आज लॉकडाउन की वजह से विषम परिस्थितियों में अपनी झुग्गियों में कैद हैं, लेकिन पेट की भूख ने अब उनके मन से कोरोना के खौफ को खत्म कर दिया है और वे किसी भी स्थिति में अपने घर यानी अपने गृह राज्यों में पहुंच जाना चाहते हैं। देश भर में फंसे मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश तो जारी कर दी है और राज्य सरकारों ने इन मजदूरों को उनके गृह जिले पहुंचाने की पहल भी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी देश का मजदूर इतना बेबस और इतना मजबूर क्यों बना हुआ है। गौरतलब है कि कई ऐसे राज्य थे जो अभी तक इन सारे मसलों पर असंवेदनशील बने हुए थे। वो तमाम तस्वीरें आपको याद होगी जब लॉकडाउन के बाद मजदूरों ने एक जगह से पूरे एक रेला चल पड़ा और पैदल ही मजदूर अपने घर की ओर जाने लगे। ऐसा क्यों होता है कि सरकारें जब दिशा निर्देश बनाती हैं, जब नए कानून बनाती हैं, जब कोई भी नया नियम तुरंत ही लागू कर देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी या हमारे देश के तमाम बड़े नेता क्यों नहीं सोचते कि उनका क्या होगा जो इस देश का अंतिम व्यक्ति है, जो देश की रीढ़ है, उसको हम क्यों भूल जाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबों के सामने है। लेकिन इस बीच मैं वो रिपोर्ट आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी जिसमें ये मजदूर और मजबूर ये दोनों ही जैसे एक दूसरे के लिए पर्यायवाची हैं। कोरोना वायरस महामारी एक ऐसा खतरा है जिसने पूरी मानवता को संकट में डाल दिया है। कब, कहां, कैसे कोरोना वायरस अटैक कर दे कहा नहीं जा सकता। ऐसे में इस महामारी को रोकने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में रहने को कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच हमारे लाखों लोग हैं जो देशबंदी के बाद से यानी 25 तारीख से लेकर आज तक बिना किसी व्यवस्था के भूखे, बीमार, बिना पैसों के अपने घर के एक कमरे में कैद हैं। आज की परिस्थितियों ने देश भर के मजदूरों को बेचैन कर दिया है। अचानक ही मालूम नहीं हुआ था तो जा नहीं पाए। अब ये है कि हमारा रिक्शा भी नहीं चल रहा है और वैसे हम तो डेली के कमाते हैं और डेली अपना खर्चा चलाते हैं सर जी। तो ये है कि भूखे प्यासे मतलब यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं ना काम है ना कुछ भी, ना बाहर जा सकते हैं हम अपने घर, और वैसे तो यहाँ पे फंसे हुए हैं सर जी। हम लोग यहाँ पर कई दिनों से ऐसे ही भूखे प्यासे जो है दिन काट रहे हैं और हम लोगों को गांव भी जाने के लिए जो है कोई ट्रेन सुविधा ही नहीं है। हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिला सर, नहीं कोई मदद नहीं हम लोगों का। ऐसे जो है कि अभी भूखा प्यासा यहीं पे रोज जो अगर है थोड़ा बहुत पैसे, कभी बिस्कुट ला के खा के दिन गुजारते हैं, कभी कुछ खा के दिन गुजारते हैं। एक रात इन्हें मालूम पड़ता है कि अगली सुबह से पूरा देश बंद रहेगा, तो वास्तविक बात है कि वो सब निकल पड़ते हैं। अलग अलग राज्यों से, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों से अपने अपने घरों की ओर। कोई जेब में 100 रुपए लेकर, कोई खाली जेब ही अपने छोटे छोटे बच्चों को सर पर बैठाकर, कोई अपने पैरों में पड़े छालों को भुलाकर। रास्तों में बहुत से मजदूरों की भुखमरी, बीमारी से हालत खराब हो गई है। कुछ जान भी गंवा बैठे। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने भी मजदूर वर्ग पर बर्बरता दिखाई। कहीं इन्हें पुलिस के डंडे खाने पड़े क्योंकि ये जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से बाहर निकले, तो कहीं मजदूरों को वापस लौटने पर इन पर केमिकल छिड़काया गया, जिसका इस्तेमाल सिर्फ कीड़े मारने के लिए आमतौर पर किया जाता है। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर क्यों ये प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। ये मालूम होते हुए भी कि रास्तों में खाना नहीं मिलेगा, हजारों किलोमीटर पैदल चलना होगा, सरकार की बेरहमी होगी, फिर भी इन सब के बावजूद आखिर क्यों? जवाब इनकी मजबूरी में छुपा हुआ है।
सच तो यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के बीच आज सबसे ज्यादा मजबूर हमारा मजदूर ही है। लॉकडाउन में सभी दिक्कतें हैं, काम धंधा सब बंद है, घर की भी चिंता रहती है, पता नहीं वहाँ क्या हालात होंगे। ठीक से सब बंद हो गया, खाने पीने की जो मिलता है तो खाने नहीं मिलता है, हमारा बच्चा से कान रहा खाने के वास्ते। अपनी मिट्टी से सबको उम्मीद होती है, उम्मीद रहती है कि शायद शहर का कॉन्ट्रैक्टर या फैक्ट्री मालिक पैसा दे या ना दे, लेकिन गांव का पड़ोसी जरूर 2 मुट्ठी चावल दे देगा। शहर में रहने के लिए मकान मालिक को किराया देना पड़ता है, लेकिन अपने घर पहुंचकर वो किराए की चिंता से मुक्त हो सकेगा। शायद यही उम्मीद इन मजबूर मजदूरों की थी, वरना इतनी बड़ी कोरोना महामारी के वक्त जब लोग किसी को छूने से डर रहे हैं तो ये लाखों हजारों की तादाद में बस स्टैंडों पर खड़े नहीं मिलते, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए पैदल नहीं निकल गए होते। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 50 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि सबसे अहम होगी, ये दावा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। उधर वित्त मंत्रालय की ओर से गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस क्षेत्र में 111 लाख करोड़ की निवेश की जरूरत है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो जरूरी है उसके लिए 111 लाख करोड़ में से 44 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जबकि 33 लाख करोड़ की योजनाओं पर मंथन अभी जारी है। इसके अलावा 22 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा 24% निवेश की जरूरत ऊर्जा क्षेत्र में होगी। इसके अलावा सड़कों के लिए 18%, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए 17%, रेलवे में 12% निवेश की जरूरत होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से बनी टास्क फोर्स के अनुसार 2025 तक कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में 1,68,000 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़ाने के लिए 100 निर्यात सुविधा परिषद बनाने की योजना तैयार की गई है। इसे लेकर नीति आयोग और राज्यों के साथ बातचीत चल रही है। तो जिस तरह की नाउमीदी का दौर चल रहा है इस महामारी के बीच, उसी दौरान इस तरह के जो आंकड़े हैं और इतने ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, कितनी उम्मीद बंधाती है। भले ही आंकड़े अभी तक तो कागजी हैं, देखना होगा भविष्य में इनका क्या नतीजा होता है। उधर कोरोना लॉकडाउन का असर अब यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा दिखने लगा है, और वो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर। देश के 8 प्रमुख उद्योगों यानी कोर सेक्टर का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। एक और जहां अभी लॉकडाउन बढ़ाने, इसमें सशर्त छूट देने पर बहस चल रही है, इसी बीच में अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है और जिसका असर दूरगामी लग रहा है। कोरोना लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर का उत्पादन मार्च में 6.5% घट गया। इससे पहले फरवरी में कोर सेक्टर्स का उत्पादन 11 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था। मार्च 2019 में 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 5.8% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। तब से एक और जहां पर आम आदमी का घर से निकलना लगभग बंद हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग धंधे भी काफी कम क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 24 मार्च से पहले ही कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ कोयला उद्योग के उत्पादन में पिछले महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन कोयला उद्योग के उत्पादन की विकास दर भी पिछले साल की समान अवधि में 9.1% के मुकाबले घटकर 4.1% पर आ गई। कोर सेक्टर में सीमेंट उद्योग का उत्पादन मार्च में गिरकर -24.7% पहुंच गया। वहीं प्राकृतिक गैस का उत्पादन -15.2% और स्टील का प्रोडक्शन -13% हो गया। इसी तरह उर्वरक का उत्पादन -11.9% और बिजली प्रोडक्शन -7.2% नीचे गिरा। कच्चे तेल का उत्पादन -5.5% पहुंच गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में जितने भी उद्योगों को शामिल किया जाता है, उनमें कोर सेक्टर के 8 उद्योगों का 40.27% योगदान है। पिछले कारोबारी साल के पूरे 12 महीने में कोर सेक्टर के उद्योगों की समग्र विकास दर महज 0.6% रही, जो इससे एक साल पहले 4.4% थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना महामारी के कारण हुए देशव्यापी लॉकडाउन ने लगभग सभी व्यवसायों की कमर तोड़ दी है। बात अगर ऑटो सेक्टर की करें तो इसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हुई है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट पर यदि आप ध्यान देंगे तो इसमें स्पष्ट है कि अप्रैल में किसी भी कंपनी की एक भी कार नहीं बिकी है।
इतिहास में ये पहला मौका है जब कार की बिक्री का आंकड़ा शून्य रहा हो। देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से लेकर लग्जरी कार बेचने वाली मर्सिडीज, स्कोडा तक सभी का एक जैसा हाल रहा है। स्कोडा कार कंपनी के हेड जैक हलिस ने ट्वीट के जरिए बताया कि अप्रैल महीने में उनकी एक भी कार नहीं बिकी। पिछले 30 साल में पहला मौका है जब हमने एक भी कार की बिक्री नहीं की है। उधर चीन की यदि बात करें तो चीन को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इस महामारी की वजह से। अब सरकार का पूरा फोकस इस नुकसान की भरपाई में है, लेकिन भारत कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से पूरे आर्थिक गतिविधि में तेज लाया जाए हम अपने देश में। और उधर पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है, इस पे कोई शक नहीं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था को धक्का भी लगा है। जैसे कि आपने इन रिपोर्ट्स में देखा, आर्थिक गतिविधि बिल्कुल ठप है। इस ऐसे में विकास की गाड़ी को कैसे तेज किया जाए, ये एक चुनौती है। अब सरकार ने एक नया उपाय निकाला है। देश की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को लुभाने और घरेलू निवेश में तेजी लाने को लेकर एक अहम बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक इसलिए भी खास थी क्योंकि कोरोना के कारण विश्व बिरादरी में चीन अपना भरोसा खोता जा रहा है। चीन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल ले, लेकिन पूरे विश्व को अब चीन पर भरोसा नहीं रह गया है। उधर अमेरिका चीन से बदला लेने पर उतारू है। ऐसे में भारत अपने लिए एक खास मौका देख रहा है। नितिन गडकरी ने पहले ही इसका जिक्र किया था। तमाम आर्थिक विश्लेषक हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ऐसे में हर तरह से चीन की जगह लेने के लिए भारत कितना तैयार है, ये तो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां महामारी के बाद चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और ऐसे में भारत उनके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अब अपनी तैयारी कर रही है। इससे पहले 27 अप्रैल को जब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के संग बैठक की थी, तब भी उन्होंने राज्यों को निर्देश दिया था कि वो विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा कर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी निवेशक देश छोड़कर दूसरे जगह जाए। अगर भारत इस मौके का फायदा उठा लेता है तो आने वाले दिनों में ग्लोबल सप्लाई चेन में वो अहम भूमिका निभा सकता है। कोरोना वायरस ने दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका दिया है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली तमाम देश कोरोना के आगे पस्त हो गए हैं। कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंची है तो कहीं प्रोडक्शन रुकने की वजह से कंपनियां बर्बाद हो रही है। सप्लाई चेन भी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होता दिख रहा है। इमेज और बिजनेस दोनों लिहाज से चीन को तगड़ा झटका लगा है। बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से निकलने को तैयार है और कोरोना संकट के बीच ये भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है। कोरोना के कारण चीन की छवि पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। ऐसे में ये एक मौका है कि उन कंपनियों को भारत बुलाया जाए जो कोरोना जैसी महामारी फैलने के बाद चीन में नहीं रहना चाहती। उन्हें अपना प्रोडक्शन बेस बदलना है और भारत उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प बन सकता है, क्योंकि श्रम शक्ति से लेकर दूसरा तमाम संसाधन यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा भी कर दिया कि वो इस दिशा में निवेश करने को तैयार है। पीएम मोदी सहित इस क्षेत्र से जुड़े तमाम विशेषज्ञों के दिमाग में जो प्लान है उस पर सरकार पिछले कई महीनों से काम कर रही है। ये है प्लग एंड प्ले मॉडल। इसके जरिए निवेशक अच्छी जगहों की पहचान करते हैं और फिर तेजी से वहां प्लांट लगा दिया जाता है। अभी जो सिस्टम है वो करीब दर्जन भर राज्यों में इन्वेस्टर्स को अपना सेटअप लगाने का मौका देता है। क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी पैसा खर्च करने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार ये पैसा नए स्टेट और ग्रेटर नोएडा जैसे इकोनॉमिक जोन्स बनाने में इस्तेमाल होगा। प्रधानमंत्री मोदी राज्यवार निवेश जुटाना चाहते हैं। जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की फार्मा पर पकड़ है तो वो इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। इस तरह उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस बनकर उभरा है, उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच चीन इस समय न सिर्फ गुणवत्ता बल्कि भरोसे के संकट से भी जूझ रहा है। भारत वर्तमान हालातों का फायदा उठाए तो वो चीन की जगह ले सकता है। पीएम मोदी की नजर उन कंपनियों पर है जो चीन से बाहर निकलना चाहती है। कोरोना वायरस फैलने के बाद इसकी संभावनाएं बढ़ गई है कि कई देश अपने यहाँ की कंपनियों से कहे कि वो चीन से बाहर भी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करे ताकि सप्लाई चेन में कोई बाधा न आए।
भारत पिछले कुछ महीनों से चाइना +1 स्ट्रेटजी पर काम करता आ रहा है। अब उस कवायद ने और जोर पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब भारत चाहे बड़े बड़े फैसले लेने वाला हो, आने वाले भविष्य को देखकर किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को और सुधारा जाए, इसको तेजी दी जाए, इस पर जरूर फैसले हो रहे हों, उम्मीदें बांधी जा रही हों। अभी की सच्चाई ये है कि महंगाई बढ़ रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की मार से बेहाल आर्थिक हालत को सुधारने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं और इसके लिए केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि बाकी अन्य राज्य भी इस पर अब सोचने लगे हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक की यदि हम बात करें तो वहां पर जनता पर कई आर्थिक भार डालने वाले फैसले किए गए हैं। हरियाणा रोडवेज बसों में किराए में वृद्धि कर दी गई है। सब्जी और फल भी महंगे हो सकते हैं। सरकार ने सब्जी और फल मंडियों में 2% मार्केट फीस लगा दी है। अभी ये फीस नहीं लगती थी। इसके अलावा शराब भी महंगी होगी। कैबिनेट ने शराब पर कोरोना सेस लगाने का भी फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है। खट्टर सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 1 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां पर सबको इस बात का इंतजार है कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे या नहीं। फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए राहत भरी खबर आ गई है। उद्धव की सीएम की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने का राज्यपाल का आग्रह मान लिया है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 21 मई को अब कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सीटों के चुनाव की समीक्षा करके ये निर्णय लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से विधान परिषद की 9 खाली सीटों के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने की अपील की थी। संविधान के मुताबिक उद्धव के लिए 27 मई तक विधानसभा के किसी भी सदन में चुना जाना आवश्यक है। अभी वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। सीएम की कुर्सी के लिए उनका सदस्य बनना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। खबरों के मुताबिक 21 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया 27 मई से पहले खत्म हो जाएगी। इसके बाद अब राज्य में संवैधानिक संकट दूर होता दिखाई दे रहा है और सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर छाया संकट भी टलता दिख रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव कराया जाए। गवर्नर ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो जो 24 अप्रैल से खाली है। राज्यपाल की अपील के बाद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे को राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद सदस्य नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा था। इस पर गवर्नर ने कोई फैसला नहीं लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर मदद की गुहार लगाई थी। उनकी अपील का असर हुआ, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उद्धव अभी विधानमंडल में किसी भी सदन में सदस्य नहीं है। संविधान के तहत उन्हें मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर यानी 27 मई 2020 तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। उद्धव ठाकरे बिना चुनाव लड़े ही सीधे सीएम बने हैं। ऐसे में उन पर यह नियम लागू होता है। कोरोना संकट के कारण चुनाव नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद उद्धव की कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर आमतौर पर गवर्नर कोटे से एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने के लिए कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। महाराष्ट्र विधान परिषद की बात करें तो यहाँ कुल 78 सीटें हैं। इनमें से 66 सीटों पर निर्वाचन होता है, जबकि 12 सीटों के लिए सदस्य राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए जाते हैं। 30 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य यानी विधायक चुनते हैं और साथ साथ सदस्य स्नातक, निर्वाचन और शिक्षक कोटे के तहत चुने जाते हैं। इनमें राज्य के 7 डिवीजन मुंबई, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, कोंकण, नागपुर और पुणे डिवीजन से 1-1 सीट होती है। इसके अलावा 22 सदस्य स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। उधर एक बार फिर से कोरोना महामारी की बात करते हैं। दुनिया में अब तक कोरोना से 33 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। 2.25 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। रूस के प्रधानमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि रूस में भी लगभग 1 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एक नज़र डालते हैं विश्व भर के उस आंकड़े पर जो पूरे विश्व को डरा रहा है।
कोरोना की सबसे अधिक मार अमेरिका पर पड़ी है। यहाँ इस महामारी से मरने वालों की संख्या 64,000 पार कर गई है। अमेरिका में करीब 11 लाख संक्रमित भी हैं। उधर जर्मनी में मरने वालों का आंकड़ा 6,500 हो गया है। यहाँ 1,62,000 से अधिक संक्रमित हैं। जर्मनी ने लॉकडाउन में कई सहूलियत देने का ऐलान किया है। चांसलर एंजेला मार्केल ने म्यूजियम, चर्च, छोटी दुकानें और खेल के मैदानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि लोगों के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी होगा। चेतावनी देते हुए मर्केल ने कहा, लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है, लेकिन लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग भूले तो संक्रमण के फैलने का खतरा है। खाड़ी देशों में भी कोरोना का खतरा अब धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। सऊदी अरब और कतर संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन दोनों देशों में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब में अब तक 22,753 मामले सामने आए हैं और 162 लोगों की जान गई है, तो वहीं कतर में संक्रमितों की संख्या 13,400 है और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। खाड़ी के अन्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात में 12,400 लोग संक्रमित मिले हैं और 105 मौतें हुई है, जबकि कुवैत में 4,000 लोग संक्रमित हैं और 26 लोगों की जान चली गई। बहरीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 है और 8 लोगों की मौत हुई है। ओमान में 2,300 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 11 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर कोरोना संक्रमित पाए गए। उनकी बेटी और बेटे के रिपोर्ट भी पॉजिटिव आए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बाद अब रूसी प्रधानमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका चीन पर एक के बाद एक हमले कर रहा है, उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का डर कहीं ये ज्यादा है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि चीन चाहता है कि मैं राष्ट्रपति चुनाव हार जाऊं और पूरी दुनिया में महामारी चीन की ही देन है। चीन ने वक्त रहते इस बारे में विश्व बिरादरी को नहीं बताया था। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पास इस बात के पक्का सबूत हैं। कोरोना वायरस वुहान से ही दुनिया भर में फैला है, जिसके कारण पूरी दुनिया इस संकट में फंस गई है। वैसे कोरोना का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही हुआ है। यहाँ 11 लाख के करीब लोग संक्रमित हैं, जबकि 63,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब ट्रंप बार बार चीन को एक तरह से कोस रहे हैं, लेकिन यही ट्रंप थे जब कोरोना वायरस फैल चुका था चीन में, उस वक्त भी वो चीन की लगातार प्रशंसा कर रहे थे और चीन से जो आर्थिक संबंध बन रहे थे अमेरिका के, उसकी भी वो प्रशंसा कर रहे थे और जिसके लिए उन्हें देश में आलोचना झेलनी पड़ रही थी। अब जबकि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल चुका है और उनके विरोधी उन पर हावी हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषा बदल ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर फिर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वायरस का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी से कनेक्शन है और हमारे पास इसके सबूत हैं कि कोरोना को इसी लैब में तैयार किया गया था। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में ज्यादा कुछ बताने से इनकार कर दिया। वायरस के वुहान लीक पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस बारे में अधिक खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इसकी इजाजत नहीं है। कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने कहा था कि वो दुनिया के सामने कोरोना का सच लेकर आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान चीन पर नए टैरिफ लगाने की भी बात कही। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 63,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका भारी दबाव में है। इससे पहले चीन भी ये आरोप लगा चुका है कि अमेरिकी मिलिट्री ने चीन तक इस वायरस को पहुंचाया था। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी नाराजगी जताई थी और WHO को चीन का पिछलग्गू मानते हुए उसकी फंडिंग रोक दी थी। वैसे कोरोना पर दावों को लेकर अमेरिका में भी विरोधाभास है। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से उलट यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कहा कि कोरोना वायरस मानव निर्मित नहीं है। मौजूदा सबूतों और वैज्ञानिक शोध से ये निष्कर्ष निकला है कि किसी लैब में जेनेटिक मॉडिफिकेशन से भी ये नहीं बनाया गया है। फिर भी इसकी लगातार बारीकी से जांच की जा रही है और हर दृष्टिकोण से इसे परखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कश्मीर पर भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कश्मीर पर अपना भारत विरोधी रुख बदल लिया है। लेबर पार्टी के नए नेता केर स्टार्मर ने कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने कश्मीर पर अब भारत की नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले में ब्रिटेन का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। माना यह जा रहा है कि लेबर पार्टी की नीतियों में ये बदलाव पिछले साल के अंत में हुए आम चुनाव में
करारी हार के बाद आया है, जिसमें उसे कंजर्वेटिव पार्टी से करारी शिकस्त मिली थी। पिछले कई सालों से लेबर पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। मूल रूप से लेबर का समर्थन करने वाले भारतीय वोटर उसके कश्मीरी विरोधी रुख के कारण कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थन में उतर आए थे। नेतृत्व बदलने के साथ ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सुर भी बदल गया है। हाल ही में अध्यक्ष बने केयर स्टारमर ने जम्मू कश्मीर पर अपनी पार्टी के पुराने रुख से किनारा कर लिया है। स्टारमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है। इस मसले को दोनों देशों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना है। इस तरह से बांटने वाले मुद्दों के लिए ब्रिटेन में कोई जगह नहीं है। ब्रिटेन में रहने वाले समुदाय को बांटने वाले मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इससे पहले लेबर पार्टी के पुराने अध्यक्ष जेरेमी कार्बिन लगातार भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते रहे हैं। जेरेमी के कार्यकाल में सितंबर 2019 में लेबर पार्टी ने अपने सालाना सम्मेलन में कश्मीर के मसले पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत का प्रस्ताव पारित किया था। कार्बिन के नेतृत्व वाले सांसदों के समूह ने ही अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ब्रिटिश संसद में कश्मीर मसले पर प्रस्ताव रखा था। हालांकि वो पारित नहीं हो पाया था। लेबर पार्टी को अपने इस रुख का खामियाजा आम चुनाव में उठाना पड़ा। पार्टी की ओर झुकाव रखने वाले अधिकतर भारतीय मतदाता उससे दूर चले गए और चुनाव में लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में करीब 15 लाख भारतीय मतदाता हैं। स्टारमर का ताजा रुख भारतीय समुदाय में पार्टी का आधार फिर से मजबूत करने की पहल मानी जा रही है। लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ग्रुप से बातचीत में लेबर पार्टी के मुखिया केयर स्टारमर ने कहा कि वो भारत के साथ मजबूत कारोबारी रिश्ते और पर्यावरण जैसे वैश्विक मसलों पर सहयोग के पक्षधर हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटेन और लेबर पार्टी के लिए बहुत काम किया है और भारत समुदाय के विश्वास को वापस पाने के लिए वो मिलकर काम करने को तैयार है। स्टारमर ने जल्द ही ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त से मुलाकात करने के संकेत भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लेबर पार्टी के रुख में आए इस बदलाव का लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के सह अध्यक्ष और लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय समुदाय और लेबर पार्टी के बीच के संबंधों के बीच से मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक शानदार शुरुआत है। हम भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं देश की बात। आगे देखते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व को। देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की करते हैं। आज 1 मई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। 1 मई का दिन कामगारों के लिए खास दिन है, क्योंकि इसी दिन उनको सबसे बड़ा अधिकार मिला था। उनके लिए काम का घंटा तय हुआ था। इससे पहले कामगारों का काफी शोषण होता था। मजदूरों ने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर 1877 में आंदोलन शुरू किया। इस दौरान ये दुनिया के विभिन्न देशों में फैलने लगा। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका के लाखों मजदूरों ने एक साथ हड़ताल शुरू की। वहीं से 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। साल 1914 में आज ही के दिन कार निर्माता कंपनी फोर्ड दुनिया की पहली कंपनी बनी, जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया। 18वीं शताब्दी के अंत में कम मजदूरी मिलने के कारण लोग हफ्ते के 6 दिन रोजाना 10 से 16 घंटे काम कर रहे थे। समय सीमा 8 घंटे हो जाने की वजह से 2 के बजाय फैक्ट्री में 3 शिफ्टों में काम होने लगा। इससे कंपनी की उत्पादकता को भी फायदा मिला। और 1 मई के दिन सिर्फ मजदूर दिवस ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इस दिन भारत में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। देश की आज़ादी के समय ये दोनों ही राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा बने थे। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस, जबकि गुजरात में इसे गुजरात दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आज के देश की बात में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।